में कोहोलबर्ग का नैतिक विकास। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कोहोलबर्ग का नैतिक विकास। ठीक है, कोहोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोहोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। हाँ, यही कमेंट आपका आया कि यही चैप्टर करवा दो। बिल्कुल, ये प्याज है, वाइगोस्ट की, कोहोलबर्ग, ब्रूनर लगातार है ना चारों, तो इसीलिए इनको ही करेंगे पहले लगातार। ठीक है, अब ध्यान से करिए, यहां से एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे इसको कोहोलर समझते हैं, तो ये कोहलर नहीं है बेटा, ये कोहोलबर्ग है। ठीक है, कोहोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल क्या होता है? नैतिकता। नैतिकता मीन्स अच्छे बुरे, सही गलत, या किसी भी तरीके से आपको हर चीज का ज्ञान होना, एक तरह से वही नैतिकता का कॉन्सेप्ट होता है। तो कोहलबर्ग और जीन प्याजे दोनों ही ये मानते थे कि बच्चा खुद से भी सीखता है और एनवायरमेंट से भी इंटरेक्शंस उसके होते हैं, और वो मोरलिटी के कॉन्सेप्ट को भी धीरे 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 जो है क्रिएट करता है, मतलब धीरे धीरे समझता है, धीरे धीरे मोरलिटी के कॉन्सेप्ट को भी सीखता है, समझता है, जानता है। तो इस तरीके से बच्चा क्या है, आगे बढ़ता रहता है, मतलब इन दिस वे द स्टूडेंट मूव। अब कोहलबर्ग, ध्यान से सुनिएगा, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया। कोहलबर्ग काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। एक चीज आप ध्यान रखना कि कोहलबर्ग के साथ साथ जीन प्याजे बेटा और हैविंग हर्स्ट, ये चीज याद रखेंगे, हैविंग हर्स्ट। ठीक है, कोहलबर्ग के साथ साथ जीन प्याजे और हैविंग हर्स्ट, इन दोनों ने भी नैतिक विकास बताया था, जो मैं बताऊंगी इसी क्लास में, मतलब कल की क्लास में। तो जीन प्याजे और हैविंग हर्स्ट, इन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट बताया था। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, पेपर में आया था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया, जीन प्याजे ने दिया, दोनों ने दिया। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ कोहलबर्ग करके आए थे कि कोहलबर्ग बहुत ज्यादा फेमस है इसीलिए, बट यू हैव टू रिमेंबर कोहलबर्ग एंड जीन प्याजे दोनों ने ही इस सिद्धांत को दिया था। हैविंग हर्स्ट ने भी 5 स्टेप बताए थे, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो मेन आपको कोहलबर्ग और जीन प्याजे ही याद रखना है। अब कोहलबर्ग का ये जो कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये एक हाइंस का कोहलबर्ग क्या था कि कुछ बच्चे थे, मतलब जो बेसिकली अडोलसेंस वाली एज के 10 से लेके 16 साल के बच्चे थे, उनको कुछ कुछ नैतिकता की कहानियां सुनाता रहता था और कुछ ना कुछ नैतिकता के बारे में पूछता रहता था। तो कहानियां सुनाता रहता था और मोरलिटी सिखाता रहता था, लेकिन उसकी एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हो गई और उस कहानी से फिर इसका पूरा मोरलिटी का कॉन्सेप्ट ही बना दिया लोगों ने। उस कहानी को बोलते हैं हाइंस डिलीमा या हाइंस डिलीमा। तो हाइंस, ठीक है, हाइंस डिलीमा। तो ये जो कहानी है इसकी, हाइंस या हनीज कुछ भी कह दो तुम, हाइंस है सही मायने में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, हाइंस डिलीमा। तो डिलीमा मतलब द्वंद। ये कहानी कोहलबर्ग की काफी फेमस हो गई। इस कहानी में क्या था कि एक बंदा था, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थी, मतलब कैंसर से पीड़ित थी, और एक ही दवाई थी जो उसका इलाज कर सकती थी, लेकिन वो एक दवाई जिस बंदे ने बनाई थी, मतलब वो उसे 10 गुना ज्यादा कॉस्ट मांग रहा था। मान लिया आपकी चीज 100 रुपए की है, तो बहुत ज्यादा, मतलब 10 गुना ज्यादा कॉस्ट उस चीज की चार्ज की जा रही थी। ठीक है, $200 की थी, तो वो $2000 जो है उस टाइम चार्ज कर रहा था उस दवाई के लिए। तो ये बंदा गरीब था, तो ये पॉसिबल नहीं था इसके लिए इतनी महंगी दवाई को खरीद पाना, लेकिन यदि दवाई नहीं खरीदी गई तो इसकी बीवी की जान चली जाएगी। अब इसने जुगाड़ किया, मेहनत करा, पैसे इकट्ठे करे, बट फिर भी बेटा इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये उस दवाई को खरीद पाए। मतलब फाइनली इसके पास पैसे थे ही नहीं कि इस दवाई को खरीद पाता। अब हुआ क्या, अब दुकानदार नहीं माना, इसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे दवाई दे दो, मैं आधे पैसे दे दूंगा, आधे पैसे फिर दे दूंगा, मेरी बीवी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन दुकानदार नहीं माना, कहता भाई मैं दवाई नहीं देता। ठीक है, तो इसने क्या किया, हाइंस ने सोचा यार हद ही होगी, दुकानदार दवाई दे ही नहीं रहा। तो फाइनली हाइंस के दिमाग में आया कि मुझे इस दवाई को चोरी कर लेना चाहिए, और रात को जाता है और वो दुकान को तोड़कर, मतलब दुकान का ताला वाला तोड़कर उस दवाई को चोरी कर लेता है। अब आप लोगों की क्या राय है? अब लेट मी इन्फॉर्म अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टोरी। आप फटाफट कमेंट कीजिए, आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हाइंस ने सही किया? तो कुछ लोगों ने कहा भाई हाइंस ने बिल्कुल सही किया, हाइंस को ये करना चाहिए था क्योंकि उसकी बीवी की जिंदगी का सवाल था। कुछ कहते नहीं यार बिल्कुल गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता, जो समाज के नियम बने, कानून बने, उसको तो फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा हाइंस को जेल हो जानी चाहिए। तो आपकी क्या राय है? फटाफट कमेंट करो 1 सेकंड के अंदर, कमेंट डाउन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी। कि आपको क्या लगता है कि हाइंस को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम्म, ये बिल्कुल गलत था, उसने नियम तोड़ा, उसने नहीं तोड़ा, मतलब व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, आपको जन बताना चाहिए।
तो आपको क्या लगता है? अब कुछ बच्चे कहते हैं सही किया, कुछ बच्चे कहते हैं बिल्कुल ठीक किया, कोई ये तो नहीं कह रहा ना गलत किया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ठीक किया भाई, कि क्या, क्योंकि वो दुकानदार भी तो बिना बात में ही ज्यादा चार्ज कर रहा था ना, उस दुकानदार को कोई हक थोड़ी ना था इतना चार्ज करने का। तो इसी कहानी पर ही बन गया। कुछ लोगों ने कहा क्या हो गया, बीबी तो कैंसर था, आज नहीं तो कल मर जानी थी, उसने कानून तोड़ दिया, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी कहानी पर पूरा जो है ये बन गया कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था। यदि आपको पेपर में आगे लिखा मिले लॉरेंस तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लॉरेंस कोहलबर्ग। और ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो टाइम पीरियड था 1927 से 1987, बट टाइम पीरियड हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने की जरूरत खास नहीं कहूंगी मैं, सिर्फ ये तो प्याज है कोहलबर्ग कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं उनका लिखवा रही हूँ, वैसे बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। नो नीड टू रिमेंबर द टाइम, ठीक है, टाइम याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये कहता है भाई जो बच्चे होते हैं उसमें मोरलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आता है, तो ये कहता है कि मेरे हिसाब से 3 लेवल्स होते हैं मोरलिटी के लिए। कितने लेवल्स होते हैं भाई? 3 लेवल्स होते हैं, मतलब इसके हिसाब से जो मोरलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए 3 लेवल्स होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 3 लेवल्स होती हैं और 6 क्या होती हैं? स्टेजेस होती हैं। लेवल को हिंदी में बोलते हैं सतर, स्टेजेस को हिंदी में बोलते हैं अवस्थाएं। एक एक लेवल को बेटा बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट के रूप में और आपको उसका जो है बता देना चाहिए था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, किसी की जान बचाने के लिए किया गया कार्य गलत नहीं होता, कहते हैं ना किसी की भलाई के लिए झूठ भी बोला गया है गलती से तो वो गलत नहीं माना जाता, क्योंकि हमारा अच्छे नियत से किया गया गलत कार्य भी भगवान माफ कर देता, कहते हैं ना बस नियत साफ होनी चाहिए जिंदगी में। तो मुझे भी लगता है उसने ठीक किया। अब होता क्या है, 3 लेवल्स में उसने दिया और 6 स्टेजेस में दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही याद रखना है, कोहलबर्ग ने अपना नैतिक विकास कितने लेवल में दिया? 3 लेवल्स में। कितनी स्टेजेस के अंदर दिया? 6 स्टेजेस। 3 लेवल्स 6 अवस्थाएं, 3 लेवल्स 6 अवस्थाएं, पहला पॉइंट यही याद रखेंगे। अब कौन कौन से हैं 3 लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो लेवल्स था, 3 लेवल्स, सबसे पहला जो लेवल था उसको हमने नाम दिया पूर्व पारंपरिक स्तर, या इसको नाम दिया है प्राक रूढ़िगत स्तर। इंग्लिश में याद रखना प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में पूर्व पारंपरिक, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व लौकिक, ठीक है। हिंदी में आपको कोई भी नाम मिल सकता है, तीनों में से ही ध्यान रखना। हिंदी में आपको पूर्व पारंपरिक स्तर मिले, प्राक पारंपरिक मिले, पूर्व लौकिक मिले, कुछ भी मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है। सिंबॉलिक थॉट्स सेकंड एज में ही आएगा, आई हैव कंफर्म दिस पॉइंट, जीन प्याजे की सेकंड एज में ही रहेगा। सिंबॉलिक थॉट्स मतलब किसी भी चीज के बारे में अपने विचार क्रिएट करना, तो सेकंड एज में ही रखना, इस क्वेश्चन को यहीं की यहीं बंद कर दो, ठीक है। तो नो मोर डिस्कशन। प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, इंग्लिश में एक ही नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरी जो स्तर है उसका नाम है पारंपरिक स्तर, रूढ़िगत स्तर, लौकिक स्तर। हिंदी में 3 नाम है और इंग्लिश में बेटा एक ही नाम है कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, हिंदी में एक ही नाम है कन्वेंशनल लेवल। तीसरा है पश्च पारंपरिक, पश्च पारंपरिक, पश्च रूढ़िगत, पश्च लौकिक, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, पश्च लौकिक, पोस्ट कन्वेंशनल। पहले का टाइम है 4 से 10 साल, पहली जो अवस्थाएं हैं इसका टाइम है 4 से 10 साल।
दूसरी वाली अवस्था का टाइम है 10 से 13 साल, और तीसरी वाली अवस्था का टाइम है 13 से 18 साल। ठीक है, तो ये वैसे ही इसका जो टाइम है वो ज्यादा मतलब नहीं पूछा जाता एग्जाम में। जीन प्याजे के टाइम इंपॉर्टेंट है, इसका जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब टाइम के कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। पहले का टाइम किसी बुक में 3 to 9 भी लिखा मिलता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, 3 to 9 भी ऑप्शन में आ जाए और 4 to 10 भी ऑप्शन में आ जाए तो आप 4 to 10 लगा के आना। एनसीईआरटी में ये वाला ऑप्शन लिखा है, लेकिन मान लो ये ऑप्शन ना आए तो कई बार 3 to 9 भी आ जाता है इसका ऑप्शन, कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन आज तक कभी भी नहीं आया है, आज तक कभी भी नहीं आया है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। एग्जाम में इसका टाइम कभी नहीं पूछा गया है। फिर भी मैंने क्यों बताया है कि आपको ध्यान रहे हैं कि कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बाल्यावस्था से शुरू होकर किशोर अवस्था तक चलता है। वैसे तो मोरल डेवलपमेंट आपको पता है भाई सारी जिंदगी का होता है, ठीक है, वैसे तो मोरल डेवलपमेंट सारी जिंदगी होता रहता है इंसान का, लेकिन कोहलबर्ग मानता है नहीं भाई, किशोर अवस्था तक बच्चे का मेंटली जो जितना भी मोरल डेवलपमेंट है वो लगभग किशोर अवस्था तक हो जाता है, और उसके बाद तो बच्चा उसके हिसाब से जिंदगी में आगे मूव करता है। कहने का मतलब 18 साल के बच्चे को भली भांति पता चल जाता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, उसके बाद उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने हिसाब से अपनी हिसाब से चीजों को एनालिसिस करता है, अपने हिसाब से चीजों को समझता है, अपने हिसाब से चीजों को सोचता है। ये मानना किसका है भाई, कोहलबर्ग तक। क्यों बताया मैंने, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट किस अवस्था तक होता है, तो ध्यान रखेंगे किशोर अवस्था तक, क्योंकि आपको पता है 18 ईयर्स किशोर अवस्था होती है, तो कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट किशोर अवस्था तक ही माना जाता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। ठीक है, वैसे तो मोरल डेवलपमेंट चलता ही रहता है। और क्वेश्चन है किस अवस्था में कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या शैशव अवस्था। तो जो शैशव अवस्था है उसके अंदर भी इसका जो डेवलपमेंट है वो कम ही होता है, लेकिन ऑप्शन में युवा अवस्था आपको मिल जाए तो आप युवा अवस्था टिक करेंगे, क्योंकि कोहलबर्ग के हिसाब से 18 साल में जो है मोरल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, बट प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है तो मैंने आपको बता दिया है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से। अब इसने ये तो 3 क्या है भाई, लेवल है, अब आगे इसने 6 अवस्थाएं दी हैं, तो इसने 6 अवस्थाएं दी हैं तो बेटा क्या करा है, इनको 2-2 भाग में डिवाइड कर दिया, इनको 2-2 भाग में डिवाइड कर दिया, और इनको 2-2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो अवस्थाएं बन गई कितनी, 6, जो कि 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक में 2 पार्ट है, तो अवस्थाएं बन गई कितनी, 6, जिनमें से सबसे पहली अवस्था का नाम है दंड एवं आज्ञा पालन। सबसे पहली अवस्था का नाम है दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पहले इन दो को ही करेंगे। दूसरी अवस्था का नाम है साधन सापेक्षता, या इसको बोलते हैं यांत्रिक अभिमुखता, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज, इंस्ट्रूमेंटल एज, साधन सापेक्षता मतलब यांत्रिक अभिमुखता, और अदला बदली की अवस्था, मतलब आप इसको अदला बदली की अवस्था भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, अदला बदली की अवस्था कुछ भी आप इसको कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो पहली 2 अवस्थाओं को एक बार समझ लो क्या है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है पहली 2 अवस्थाओं में। देखिए सबसे पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर। अब जो पूर्व पारंपरिक स्तर है, देखिए सबसे पहले क्या है, पूर्व पारंपरिक स्तर है। एक बच्ची कह रही है कल यूट्यूब पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने क्लास में नहीं बताए। पहली बात तो मैंने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि पहली बात तो मोस्टली क्वेश्चन आपको आते होंगे, मुझे लगता कि कल वाली क्लास से आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे, और एक आधा नया क्वेश्चन गलती से आ भी गया प्रैक्टिस सेट में तो उसको ऐड कर लेना, ठीक है, अपने ज्ञान में। बट ऐसा होगा नहीं, बताना कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने कॉन्सेप्ट में ना करवाया और आपको प्रैक्टिस में देखने को मिला। मेरे ख्याल से तो मैंने सारे ही करवाए थे। अब देखो
दंड एवं आज्ञापालन कोहलबर्ग के पहले लेवल का नाम है दंड एवं आज्ञापालन। अब यहां से क्या समझे आप, कोहलबर्ग कहता है कि जो बच्चा है, कोहलबर्ग कहता है कि जो बच्चा होता है, मतलब बेसिकली जो पुराना जो जमाने का बच्चा होता है, मतलब ओल्ड जो बच्चा होता है, यदि हम बात करें ओल्ड जो बच्चा होता है, पुराना बच्चा, वो कैसा था। आजकल के बच्चे तो बदल चुके हैं, आजकल के मतलब तुम कितने अननेसेसरी कमेंट पूछते हो। मैंने यहाँ नीचे क्या लिखा है ये ध्यान से देखना है, जिसने भी कमेंट किया है कि मैम नोट्स में 3 to 9 लिखा है। मैंने आपको अभी क्या बोला है कि बहुत सारी जगह आपको 3 to 9 लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी में 4 to 10 लिखा है। 4 to 10 आप है ना सुनते नहीं हो मेरी बात को ध्यान से, और वही कमेंट करना शुरू कर देते हो कि एनसीईआरटी में 4 to 10 लिखा है। 4 to 10 ऑप्शन में आए तो 4 to 10 कर देना, अदरवाइज इसका आंसर 3 to 9 भी बन सकता है। ऑप्शन के हिसाब से डील करना है, ठीक है। ऑप्शन में मान लो 4 to 10 है नहीं, 3 to 9 लिखा है, तो उसको टिक कराना, दिक्कत ही क्या है, ठीक है। आप देखिए, तो सबसे पहली अवस्था है इसकी दंड एवं आज्ञापालन, दंड एवं आज्ञापालन। तो इसमें क्या होता है दंड एवं आज्ञापालन में, कोहलबर्ग कहता है कि जो सबसे पहली स्टेज होती है नैतिकता को सीखने की, उसमें जो बच्चा होता है वो इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं होता। उसके लिए नैतिकता वही कॉन्सेप्ट है जो उसको दिखाई देता है, नैतिकता वही कॉन्सेप्ट है जो प्रत्यक्ष है, मतलब जो उसकी आंखों के सामने है, जो उसको दिखाई देता है वही कॉन्सेप्ट है। उसके दिमाग में फिट है कि कोई मुझे डांट पड़ सकती है यदि मैंने कुछ गलती करी, या मम्मी ने कहा बेटा ऐसा करेगा ना तो तू पिटेगा, ठीक है, ऐसा करेगा तो तू पिटेगा, ऐसा नहीं किया तो तू नहीं पिटेगा। तो बच्चे को लगता है यार मैं ऐसा करूंगा तो मैं पिटूंगा, ऐसा नहीं करूंगा तो मैं नहीं पिटूंगा। तो बच्चा क्या सोचता है, यदि मम्मी कह रही है इस बात पे नहीं पिटेगा, ये बात तो अच्छी है, ये बात तो नैतिक है, और जिस बात पे मैं पिटूंगा तो वो बात क्या है, अनैतिक है, ठीक है, वो बात क्या है, अनैतिक है। तो कहने का मतलब है पहली अवस्था में जो बच्चे का दिमाग इतना ही होता है कोहलबर्ग के हिसाब से कि वो जो भी मोरलिटी का कॉन्सेप्ट सीखता है या तो दंड से सीखता है या नैतिकता के। दंड का मतलब उसके लिए ये प्रावधान होता है कि दंड मिल रहा है तो वो चीज गलत है, जिसपे दंड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो चीज ठीक है, या दंड मिल रहा है तो वो चीज गलत है, दंड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो चीज सही है। ये समझता है कौन भाई, कोहलबर्ग का बच्चा। पहली अवस्था में कुछ भी खास लिखने या समझने लायक नहीं है, मतलब नाम से ही आपको क्लियर है दंड एवं आज्ञापालन कि कोहलबर्ग का जो बच्चा है वो क्या सोचता है भाई, वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे दंड मिलेगा। तो इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी बच्चा गलत है उसके अंदर अपना खुद का दिमाग नहीं होता, मतलब उसको वो अंदर से नहीं सोचता कि गलत क्या है और सही क्या है। उसको जो बाहर दिखता है, जो वो अपने पेरेंट्स का आज्ञा पालन करता है, वो उसी से समझता है, ठीक है, वो उसी से क्या है, समझता है सारी चीजें। तो इसमें बच्चा देखो बाहर की चीजों से ही समझता है, मतलब उसको जो मोटिवेशन मिलता है बाहर से ही मिलता है, वो जो बिहेवियर करता है वो भी बाहर से करता है। तो क्वेश्चन आता है कोहलबर्ग की पहली अवस्था होती है, उसमें बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, ठीक है, उसमें बच्चे का व्यवहार कैसा होता है। तो पहली अवस्था में बच्चे का व्यवहार क्या होगा भाई, बाह्य होगा, मतलब एक्सटर्नल होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता, वो अपने ज्ञान से नहीं सीखता चीजें, वो जो भी सीखता है वो बाहरी ज्ञान से सीखता है, बाहरी चीजों से सीखता है। और बाहरी चीजों में दो चीज फेमस है, या तो वो दंड से सीखेगा या फिर आज्ञा पालन से, ठीक है। तो उसका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, बाह्य होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो बाह्य होता है, और उसका जो मतलब बिहेवियर क्या होता है, बाह्य होता है। और जो उसकी अभिप्रेरणा होती है, जो उसका मोटिवेशन होता है वो भी बाह्य ही होता है, क्योंकि उसको जो मोटिवेशन मिल रहा है नैतिकता सीखने के लिए, उसको जो मोटिवेशन मिल रहा है नैतिकता सीखने के लिए, तो वो भी उसको कहाँ से मिलता है भाई, बाहर से मिलता है, ठीक है ना। तो माता पिता में मतलब वो बस माता पिता को समझता है, घर परिवार को समझता है, उनके बिहेवियर को समझता है, उनके हिसाब से ही जिंदगी में डील करता है। आजकल ये वाली नैतिकता सीखने वाले बच्चे बहुत ही कम हैं कि पिटेगा ना तो ये कर ले। पुराने जमाने में होती थी ये नैतिकता, देख कोई मेहमान आए ना और यदि तूने चीजों को हाथ लगाया मेहमान के आगे, मतलब जमाने कितने जल्दी बदल गए। आजकल बच्चों के आगे सारी चीजें पड़ी रहती है और वो खाते नहीं। हम कहते हैं बेटा खा ले खा ले खा ले। और जब हम छोटे बच्चे होते थे, पहली दूसरी क्लास की बात बता रही हूँ भाई, बहुत पहले ऐसा होता था। तो हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते थे, तो जब कोई मेहमान आता उसके आगे 70 चीजें परोसी जाती थी और हमें लगता था यार, मतलब हम सिर्फ एक ही बात का इंतजार करते थे कब ये बंदा यहाँ से जाए और कब इन चीजों पर हमारा हमला हो, ठीक है। तो वो नैतिकता, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, यदि तुमने उसके आगे एक चीज उठाई ना, हाथ लगाया ना, तो तुम देखना उसके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। लेकिन आजकल जमाना बदल गया, पहले हम ऐसे थे और आजकल हमारे बच्चे की चीजें यूं एडवांस पड़ी हैं और खाते नहीं है।
हम कहते हैं खा लो भाई, खा लो भाई, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब समझ के आप, पहली एज में कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है, ठीक है, गॉट इट। अब चलते हैं दूसरी अवस्था के अंदर। दूसरी अवस्था का नाम है साधन सापेक्षता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। साधन सापेक्षता, अभिमुखता, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। अभिमुख शब्द को देके कंफ्यूज मत होना, पेपर में लिखा आएगा बार बार साधन सापेक्षता अभिमुखता। अभिमुख का मतलब होता अग्रसर होना उस चीज की तरफ, ठीक है। अभिमुख का मतलब अग्रसर होना उस चीज की तरफ। थैंक यू नीलम, ठीक है। साधन सापेक्षता और यांत्रिक अभिमुखता के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीज याद रखोगे ना, मोटिवेशन और उसका बिहेवियर एक्सटर्नल होता है। अब बात करते हैं साधन सापेक्षता और यांत्रिक अभिमुखता। इसके अंदर क्या, देखो नाम से देखो, साधन सापेक्षता, आपने देखा होगा बच्चों को, मम्मी मैं ये कर दूंगा बदले में मुझे ये दे दे, मैं ये करूंगा बदले में मुझे ये दे दे, अदला बदली वाली एज है, अहम केंद्रित रहता है, उसको अपने आप से मतलब है, ठीक है। यहाँ बच्चा अहम केंद्रिता भी होती है, इस एज को अहम केंद्रित एज भी कहा जाता है। अहम केंद्रिता मतलब वही सेल्फ सेंटर्ड अवस्था। इस एज में क्या है इस एज में क्या होता है कि साधन सापेक्षता या यांत्रिक अभिमुखता, इसके अंदर बेटा मेनली क्या होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सीखूंगा तो बदले में तुम मुझे ये दे दो। जैसे आजकल के बच्चे कि यदि तुम चाहते हो मैं मेहमानों के आगे चुप रहूं तो पहले मुझे ही वो सारी सामान दे के रख दे जो उसके आगे रखा जाना है, ठीक है। ये मेरे साथ करेगी तो मैं ये करूंगा। कक्षा में एक बच्चा, तू मुझे पेन देगी तो मैं तुझे पेंसिल दूंगा, जैसे मेरी बेटी करती है। एक की पता नहीं, आजकल के बच्चे तो ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं गंदी गंदी सी, कोई लिपस्टिक जैसा पेन ले आएंगे, कोई स्पार्कल, कोई कुछ कोई कुछ, 50-50 100 रुपए की इतनी बेकार बेकार चीजें बर्बाद करते हैं पैसे। और फिर क्या कहेगी, मैं मेरी फ्रेंड से बदल लाई, तो मतलब उसने मेरे को कीरिंग दे दिया, मैं उसको बदले मेरा लिपस्टिक वाला पेन दे आई। तो कहने का मतलब ये जो अदला बदली वाली अवस्था है, तो ये मतलब कोहलबर्ग कहता है जब बच्चा दूसरी एज में आ जाता है तो उसका जो मोरलिटी सीखने का कॉन्सेप्ट होता, ना तो दंड होता ना ही आज्ञा पालन, वो दंड और आज्ञा पालन से ऊपर उठ गया भैया। अब उसको ये है कि मेरे लिए ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। जैसे बच्चे शर्तें रखते हैं, मैं ये कर दूंगा तो तुम ये कर देना, ठीक है, मेरे को ये दिलवा देना, मैं ये कर दूंगा। तो ये वाली चीज जो अदला बदली वाली एज को बोलते हैं साधन सापेक्षता अवस्था, ठीक है। इसके अंदर शेयरिंग होती है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि शेयरिंग होती है, लेकिन इसके अंदर जो है एक सेकेंड, इसके अंदर आप ये कह सकते हो कुल मिला के शेयरिंग होती है और पारस्परिकता होती है। एक बार ये भी आता पारस्परिकता मतलब रेसिप्रोकलिटी, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब बदला बदली, भाई ये करो मेरे लिए तो मैं ये करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर बदला बदली होती है, शेयरिंग होती है, अपने आप से मतलब होता दूसरा जाए भाड़ में, मेरे को पहले ये मिल जाएगा तो मैं ये सीख लूंगा। तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो सीख तो नैतिकता ही रहा है ना, चाहे वो चीजों के चक्कर में सीख रहा हो, वो मेहमानों के आगे अच्छा तो बन रहा है ना, मोरलिटी का कॉन्सेप्ट तो सीख लिया ना, चाहे वो अच्छा मतलब चीजों के चक्कर में सीखे या कैसे भी सीखे। तो ये चीज क्या है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साधन सापेक्षता अभिमुखता। फटाफट से बताइए, पहली एज में किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है? लेवल वन की दो अवस्थाएं हमने डिस्कस की हैं, जिसमें हमने साधन सापेक्षता अवस्था को डिस्कस किया और जिसमें दंड एवं आज्ञा पालन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो होप सो सबको ये अवस्थाएं बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे चलें, अब चलते हैं दूसरी एज पे। पहली एज क्लियर है भाई, सबको बताओ, रफ कर दूं इसको क्योंकि फिर मैं यहीं पर लिख दूंगी ठीक है। अरे लिपस्टिक वाला पेन सच्ची में उसकी लिपस्टिक यूज नहीं होती, प्लास्टिक की होती है ठीक है, प्लास्टिक की होती है, आगे मतलब आगे लिपस्टिक बनी होती है और पीछे ऐसे खोलो पेन निकलता है, ऊपर खोलो लिपस्टिक निकलती है, वो लगती नहीं है, प्लास्टिक होती है, मैंने भी ट्राई की थी ठीक है, नो डाउट। चलो आगे चलते हैं। हाँ, रिवार्ड ओरिएंटेड है। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये फिर इतनी राम कहानी दोबारा लिखनी पड़ेगी। चलो लिख लेते हैं। अब आते हैं सेकंड एज, कन्वेंशनल लेवल। शॉर्ट में लिखते हैं, पीछे पूरी राम कहानी में लिख चुकी हूँ। कन्वेंशनल लेवल। अब कन्वेंशन लेवल की भी आगे दो अवस्थाएं हैं, अवस्था 3 और अवस्था 4। अवस्था 3 है अच्छा बच्चा बनने की धारणा, अच्छा बच्चा बनने की धारणा, बीइंग ए गुड गर्ल एंड गुड बॉय, बीइंग ए गुड गर्ल और बॉय। चौथी एज है कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता।
ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, कानून एवं बिहेवियर तो बाह्य ही रहेगा। पहला जो लेवल है उसके अंदर आपका बिहेवियर और आपका मोटिवेशन दोनों ही चीज बाह्य रहती है। दूसरी अवस्था में भी, क्योंकि यहाँ भी तो बाह्य ही है, उसको चीज के बदले चीज चाहिए, बाहर से ही मतलब है, तो बाह्य रहेगा, मोटिवेशन भी और आपका व्यवहार भी। पहले लेवल के अंदर दोनों चीज आपकी बाह्य रहेंगी, दोनों चीज एक्सटर्नल रहेंगी। ठीक है, अब देखिए तीसरी एज है अच्छा बच्चा बनने की धारणा, परस्पर एक रूप अभिमुखता। इसका एक और नाम भी है परस्पर एक रूप अभिमुखता। ठीक है, हिंदी में तो अजीब अजीब नाम देते हैं, इंग्लिश में एक ही रहेगा। परस्पर एक रूप अभिमुखता, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड और फोर्थ अवस्था। ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की। लेवल की बात करें, लेवल की बात करें बेटा तो लेवल 2 है ये, लेवल की बात करें तो लेवल 2 है ये। और यदि हम स्टेज या एज की बात करें तो 3 और 4 है। ठीक है, तो स्टेज और एज की बात करें तो 3 और 4 है। राइटिंग और सुंदर लिख दूंगी, वैसे मेरी राइटिंग काफी सुंदर है पर मैं जानबूझ के ऐसे लिख देती हूँ, और सुंदर लिख देंगे अब। ठीक है, अब ध्यान से देखिए थर्ड एज, अच्छा बच्चा बनने की धारणा। अब कोहलबर्ग कहता है भाई मेरा बच्चा दंड से भी ऊपर उठ गया, मेरा बच्चा ऑब्जेक्ट से भी ऊपर उठ गया, ना तो उसको दंड चाहिए ना उसको पुरस्कार चाहिए, ना ही वो चीज के बदले चीज लेगा। अब वो सिंसियर हो गया है। ठीक है, क्योंकि 10 से 13 साल की है ये स्टेज। अब 10 साल का बच्चा थोड़ा सा बेचारा सिंसियर हो जाता है, वो कहता छोड़ यार मैंने मम्मी को बहुत पका लिया, मम्मी ये दे दे, मम्मी ये दे दे। अब वो तब तक काम करता रहता है जब तक हम, इंग्लिश में थर्ड स्टेज का नाम है बीइंग ए गुड गर्ल और गुड बॉय, फोर्थ स्टेज का नाम है रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ एंड ऑर्डर भी लिख सकते हो, रूल एंड रेगुलेशन भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोहलबर्ग कहता है यहाँ पे जो मेरा बच्चा मोरलिटी है ना, तो वो क्या कहता है भाई मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, बस मैंने बहुत चीजें मांग ली, बहुत मम्मी के थप्पड़ खा लिए, अब मैं सुधर गया हूँ, है ना। जैसे मैं कहती हूँ भाई यार तू 11 साल का हो गया, अब कब सुधरेगा तू, 10 का हो गया मेरा बेटा, 11 का, 10 का हो गया, 11 का, 11 का हुआ है, हाँ। तो भाई मैं 11 साल का हो गया हूँ मम्मी, अब तो मैं ना सुधर जाऊंगा, बट सुधरा नहीं है, ये अलग बात है। बट कहने का मतलब इस एज में आके बच्चे अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, वो तब तक काम करते रहते हैं, वो तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक पेरेंट्स ये ना कहे शाबाश बेटा तू तो बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब इस एज में बच्चा अंदर से ये फील करता है कि यार बस मुझे ना अच्छा करना है, वो दूसरों की हेल्प करता है। क्वेश्चन कैसे आया था इसका एग्जाम में कि एक महिला सड़क पर जा रही थी, एक बच्चे ने उसका बैग उठाया और बैग उठा के कहा आंटी जी चलो मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। तो ये कोहलबर्ग की नैतिकता की किस अवस्था में आता है, तो आप खुद देखो, उसको किसी ने नहीं कहा ना कि तू आंटी को सड़क पार करवा दे। अब वो सड़क पार करवा रहा है तो आंटी बाद में क्या कहेगी, शाबाश बेटा जुग जुग जीवे ये वो। मतलब पुराने लोग हमारे कितने आशीर्वाद देते थे, एक ही थोड़ी सी उनकी हेल्प करो 10 आशीर्वाद देखने को मिल जाते थे। तो कहने का मतलब क्या है, तो वो आंटी उसको खूब ब्लेसिंग्स देके जाएगी ना। आंटी क्या कहेगी, भाई तू तो बहुत अच्छा है, देख तूने मेरा बैग उठाया। तो उसको किसी ने कुछ कहा नहीं, उसने अच्छा बनने के लिए ये काम किया। तो कोहलबर्ग की सेज में आते आते बच्चा जो भी मोरलिटी का कॉन्सेप्ट करता है वो अच्छा बच्चा बनने के लिए करता है। ठीक है, वो किस लिए करता है बेटा, अच्छा बच्चा बनने के लिए, क्योंकि उसको अच्छा बनना है, उसको बेस्ट बनना है। और अच्छा बनने के लिए ही वो क्या करता है, मोरलिटी का कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट करता है, सीखता है उस चीज को। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि एक बच्चा क्लास में सबकी सहायता करता है, तो वो कोहलबर्ग की किस डेवलपमेंट में आता है, किस अवस्था में आता है, तो तीसरी अवस्था में आता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था, एक बार क्वेश्चन क्या आया था, एक बच्चा अध्यापक को शिकायत लगाता है। जैसे ही अध्यापक कक्षा में आया तो एक बच्चे ने अध्यापक को शिकायत लगाई, सर सभी बच्चे ना बहुत शोर मचा रहे थे, सर सारे के सारे बच्चे ना बहुत शोर मचा रहे थे। तो कोहलबर्ग के हिसाब से वो किस अवस्था में आता है, अब बताओ फटाफट सोचो। एक बच्चे ने कहा सर सारे बच्चे ना क्लास में बहुत शोर कर रहे थे, टीचर के क्लास में आते उसने शिकायत लगा दी, शिकायती टट्टू बन गए। तो वो कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की किस अवस्था में आ रहा है, फटाफट से सोचो किस अवस्था में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब वो अध्यापक से शिकायत लगा रहा है। मान लो आप टीचर हो, ठीक है, एक बच्चा आप क्लास में गए, आप खुद सोचो, आप अपने ऊपर एनालिसिस करो। क्लास में जाते ही वो कहेगा मैम सारे जने शोर कर रहे थे, तो भाई तू ही शरीफ बैठा है, मतलब तू ही बढ़िया है, तो हम क्या कहेंगे छुटते ही
कि भैया इसका मतलब बेटा शाबाश, तू अच्छा बच्चा है, मतलब तू सबका ध्यान रख रहा था। तो कहने का मतलब उस बच्चे को हम अप्रिशिएट करेंगे, और वो अच्छा बच्चा बनने के लिए ही, अप्रिसिएशन करने के लिए ही वो उस काम को कर रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज में शॉर्ट में लिख लो। वैसे कोहलबर्ग की एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लिखने लायक नहीं है, ध्यान से समझना। जो यहाँ पर उसका सेंटेंस है ना, जो यहाँ पर नाम है, उसकी एक्सप्लेनेशन में सेम वही चीज है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में कुछ ज्यादा लिखने का नहीं है। तो बस इसके अंदर क्या है, पक्ष और विपक्ष में नैतिक तर्कना कर लेता है भाई। तो वो अपने आप ही क्या करता है, अप्रूवल कर लेता है चीजों को, अपने आप ही मतलब चीजों को मतलब करता रहता है बस अच्छा बनने के लिए। ठीक है ना, हाँ। तो इस तरीके से वो करता रहता है, तो कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आए जिसमें आपको लगे यार बच्चा बड़ा शाना बन रहा है, बड़ा अच्छा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कोहलबर्ग की थर्ड अवस्था में है, और इस तरीके से वो मोरलिटी सीख रहा है। तो आप सोचो कि वो उसका जो व्यवहार है कैसा है, और उसका जो अभिप्रेरणा है कैसी है, थोड़ा सोचा करो, दिमाग लगाया करो। उसकी जो अभिप्रेरणा है वो कैसी है, और उसका जो व्यवहार है वो कैसा है। मतलब उसकी अभिप्रेरणा कैसी है और उसका व्यवहार कैसा है। सोचो, फटाफट सोचो, क्योंकि खुद सोचोगे तो थोड़ा बेटर सीखोगे। सोचो, देखो, वो अच्छा बच्चा बन के लोगों को दिखा रहा है ना, दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब उसका जो व्यवहार है इस एज में वो तो बाह्य है। व्यवहार कैसा है बेटा उसका, एक्सटर्नल, क्योंकि वो लोगों को दिखा रहा है अच्छा बन के, लेकिन उसको अच्छा बनने की जो चाहना है वो अंदर से आई है। मतलब उसका जो मोटिवेशन है वो तो कैसा है, इंटरनल। ठीक है, उसका जो मोटिवेशन है वो तो कैसा है बेटा, आंतरिक है। उसका मोटिवेशन कैसा है, आंतरिक है, लेकिन उसका जो व्यवहार कैसा है, उसका जो बिहेवियर है वो बाह्य है। ठीक है, मोटिवेशन आंतरिक है और उसका जो व्यवहार है वो बाह्य है। ठीक है, समझ गए ना, मतलब कहीं रटने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो। वो अंदर से मोटिवेट है कि मैं अच्छा बनूंगा, लेकिन करके लोगों को दिखा रहा है, व्यवहार बाहर दिखा रहा है अपना, तो इसका मतलब उसका बिहेवियर तो कैसा है, बाह्य है, लेकिन उसका मोटिवेशन कैसा है, आंतरिक है। ठीक है, मोटिवेशन कैसा है, आंतरिक है। क्लियर हुआ थर्ड स्टेज, नो डाउट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ स्टेज पे, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज एंड ऑर्डर। अब यहां पर आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझे सभी दिखाई दे रहे हैं, मैं क्लास के लास्ट में आंसर दूंगी, अभी नहीं दूंगी। ठीक है, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, लॉज एंड रेगुलेशंस। अब देखिए, लॉज एंड रेगुलेशंस, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, इसके अंदर क्या है बेटा, रूल एंड रेगुलेशंस। तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ जो बच्चा मोरलिटी सीखता है वो नियमों से सीखता है, कायदे से सीखता है, वो समाज से कनेक्ट हो जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि समाज में ये चीज सही है, समाज में ये चीज गलत है। मतलब समाज में ये चीज सही है और समाज में ये चीज क्या है, गलत है। ये बच्चे को इस एज में क्या चल जाता है भाई, पता चल जाता है। मतलब सही और गलत का बच्चे को पता चल जाता है, किसमें भाई, कोहलबर्ग की चौथी अवस्था में। तो ध्यान से ये पॉइंट लिख लो, पेपर में पूछा जाता है, सही और गलत का पता चल जाता है। ध्यान रखना, सही और गलत के हिसाब से वो ज्यादा निर्णय लेने की बहुत बड़ी क्षमता नहीं रखता यहाँ पर, बट उसको ये पता चल जाता है कि ये बात तो गलत है और ये बात सही है। मतलब सही गलत का एक फर्क है, सही गलत का एक मतलब आइडिया उसको हो जाता है चौथी अवस्था में। इस अवस्था में वो रूल्स को फॉलो करता है, वो नियमों को फॉलो करता है, सोसाइटी के जो नियम बने हैं वो उनको फॉलो करता है। जैसे सड़क पे लेफ्ट साइड बच्चा चल रहा है, अब आप कहोगे कि एक बच्चा हमेशा सड़क पे लेफ्ट साइड चलता है, वो तो अच्छा बच्चा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड चल रहा है। वो अच्छा बच्चा तो है, लेकिन वो कैसे है, वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, वो सोसाइटी के क्या कर रहा है बेटा, रूल्स को फॉलो कर रहा है, तभी तो वो अच्छा है। तो वो सोसाइटी के नियमों को क्या कर रहा है भाई, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करना चौथी अवस्था में आता है। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ध्यान से आंसर दीजिएगा, दिमाग लगा के। पहले पॉइंट लिख लो चौथी अवस्था का। ठीक है ना, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग अवस्था भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन करता है ना, वो समाज के नियमों को एक मतलब समझने लग जाता है, मोरल लॉज बना लेता है। ठीक है ना, समाज के नियम जो जरूरी हैं जिस सिचुएशन में, तो उनको वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है। ठीक है ना, कोऑपरेटिव रिलेशंस समाज के साथ बनाता है।
तो समाज से ही मतलब सही गलत को सीख लेता है, नियम्स को फॉलो करने लग जाता है, सोशल ऑर्डर्स मेंटेन करने लग जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज इसी के अंदर है। अब एक क्वेश्चन आया था पेपर में, 4 अवस्थाएं मैंने आपको करवा दी हैं, होप सो चारों आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चन का आंसर देना, बताना। ये क्वेश्चन शायद सीटेट के एग्जाम में आया था। अजय नाम का एक बच्चा है, उसने किसी की पेंसिल को चोरी किया, ठीक है। अजय नाम का बच्चा है, उसने पेंसिल चोरी कर ली और उसको लगा कि पेंसिल चोरी करने से उसको दंड मिलेगा, और वो दंड से डर के मतलब पेंसिल को रख देता है। तो वो कोहलबर्ग की किस अवस्था में आता है? आंसर प्लीज। तो वो कोहलबर्ग के किस अवस्था में आता है? अवस्था और लेवल दोनों चीजें लिखनी है। वो कोहलबर्ग के किस लेवल में आता है और कोहलबर्ग की किस अवस्था में आता है? आंसर बताइए फटाफट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। गिव मी द आंसर फास्ट। क्या बात, कमेंट इतने कम स्पीड से क्यों आ रहे हैं? कमेंट किसी का आंसर दो भाई, फटाफट फटाफट आंसर प्लीज। तब तक और क्वेश्चन देखती हूँ मैं कोई। आंसर आंसर आंसर। यस यस, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है भाई, शाबाश शाबाश। हम्म, शाबाश। बहुतों ने आंसर सही दिया, एक दो का आंसर गलत है। एक दो को लगा यार यही मेरे को देखना था, बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर लिख रहे हैं लेवल 1 और स्टेज 1 वो गलत लिख रहे हैं। उनके लिए ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ज्ञानी हैं अभी जो दंड शब्द को देख के इसका आंसर लेवल 1 करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी ज्ञानी इंसान, ज्ञानी मेरे मानव, सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्वेश्चन को समझो। मैंने ये नहीं कहा बेटा तू यहां से भाग जाना पिटेगा, बेटा तू यहां से भाग जा ना तो पिटेगा। ये है लेवल 1 और लेवल 1, मतलब लेवल 1 और स्टेज 1, ये वाला दंड है। वहां कैसा दंड है ध्यान से देखो, उसने चोरी करी है और उसको लगा कि चोरी करने से मुझे दंड मिलेगा। दिमाग से सोचो, चोरी करने से उसको दंड मिलेगा, तो उसको पता चल गया चोरी करना पाप है, उसके घर में सांप है, मतलब उसको पता है कानून, चोरी करने वाले को सजा मिलती है। और कानूनों का ज्ञान किस अवस्था में होता है भैया? उसको चौथी अवस्था में। तो इसका आंसर आएगा अवस्था फॉर लेवल 2, अवस्था फॉर लेवल 2। गॉट इट? ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि दंड को देख के सारे बच्चे इसका आंसर 1 करेंगे, मुझे पता था, और बहुत सारे ने 1 किया है और बहुत सारों ने बिल्कुल सही भी किया है, ठीक है। चोरी करने से उसको दंड मिलेगा, तो ये चीज है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये क्वेश्चन भी आया था कि आपको क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, यदि क्लास छोड़ोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। आपको क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, क्लास छोड़ोगे तो आपको फाइन लगेगा। तो इसका मतलब ये विद्यालय का रूल है कि क्लास छोड़ेगा तो फाइन लगेगा। जो बच्चा क्लास छोड़ेगा और फिर क्लास के बीच में आके शुरू का क्वेश्चन पूछेगा वो कल से पिटेगा, उस पर कल से फाइन लगेगा। क्लास को टाइमली ज्वाइन करा करो, 4 बजे, 4-5 हो जाते हैं क्योंकि सर 1-2 मिनट लेट छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये नहीं है कि एक चीज को मैं रिपीट करती रहूंगी, बाकी बच्चों का भी तो टाइम वेस्ट होता है ना। और वीडियो को तुम 20 बार रिपीट करो कोई दिक्कत नहीं है, 60 बार रिपीट करो, 70 बार करो, तो जो लेट आएगा ना और लेट आने के बाद वो कंटेंट पूछेगा जो खत्म हो चुका, वो पिटेगा कल से, फाइन लगेगा उस पर, ठीक है। तो समझ गए ना? तो चारों अवस्थाओं में भाई किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट चारों अवस्थाओं में? चलो आगे चलते हैं लेवल 3 पे। आगे हम करते हैं स्तर 3, पोस्ट कन्वेंशनल। सुंदर लिख देती हूँ राइटिंग, कईयों को लगता है कि यार मैडम इतना गंदा लिखती है, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, वो तो मैं फटाफट भाग के ऐसे ही लिख देती हूँ बेकार सा। इसको हम बोलते हैं पश्च पारंपरिक। यदि मैं जचा जचा के लिखूं ना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, स्कूल में बड़े इनाम जीते हैं मैंने, अब तो मैं घसीटे मारती हूँ स्पीड से पढ़ाने के चक्कर में ठीक है। हाँ, तो पोस्ट कन्वेंशनल, छोड़ो अब ऐसे ना राइटिंग नहीं जचा सकती मैं बोर्ड पे। पोस्ट कन्वेंशनल, तो इसमें जो 5वीं अवस्था है वो है भाई सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क,
और छठी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक विकास, ये अंतिम अवस्था है। ठीक है, छठी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक विकास, जिसको यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट तो लिख ही लेना आगे। सामाजिक संपर्क मतलब सोशल कनेक्टिविटी। ठीक है, सोशल कनेक्टिविटी। अब देखिए कोहलबर्ग की अंतिम अवस्थाओं पे चलते हैं, अवस्था नंबर 5 और अवस्था नंबर 6। ठीक है, एकदम क्लियर ही चाहिए। अवस्था नंबर 5 और अवस्था नंबर 6, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इसके अंदर क्या है। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब आखिरी वाली अवस्था है, ये थर्ड लेवल है। आगे दो भागों में बांट दिया, 4, 5 एंड 6। देखो 4 अवस्था में उसको ये पता चलता है कि ये चीज सही है और गलत है, लेकिन वो सही गलत के हिसाब से अपने निर्णय नहीं लेता है कि सही है तो मुझे ये करना चाहिए, गलत है तो मुझे इसके अपोजिट होना चाहिए। ये जो निर्णय लेने की क्षमता आती है ना उसको अंदर, सही गलत का जो पहचान करके निर्णय लेता है, तो सही और गलत में जो पहचान करके उसके साथ जाता है। सही है तो उसके साथ मूव हो जाएगा, गलत है तो वो कहेगा नहीं यार मुझे गलत के साथ नहीं जाना। तो मतलब सही और गलत में यहाँ पर वो क्या करता है भाई, निर्णय को बढ़ा देता है। समाज के हिसाब से सही और गलत में क्या करने लग जाता है भाई, वो निर्णय लेने लग जाता है, आप ये कह सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना, व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करने लग जाता है। मतलब इस अवस्था में उसको क्या लगता है भाई, इस अवस्था का बच्चा ये सोचता है कि समाज ने जो नियम बनाए हैं ना वो ही हमें फॉलो करना चाहिए। समाज ने नियम बनाए हैं कि चोरी करने पे जेल होगी, तो हाइंस को चोरी नहीं करना चाहिए। इस अवस्था का लोग ये भी बोलेगा, जो समाज के नियमों को मानेगा तो वो कहेगा यार हाइंस ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एज में पक्ष विपक्ष बोलेगा हाइंस के बारे में कि हाइंस ने गलत किया, नहीं करना चाहिए क्योंकि समाज का ये नियम है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं है, बस इसमें इतना याद रखना है कि जो बच्चा है वो समाज के नियमों को फॉलो करता है। वो कहता है भाई जो कुछ समाज कहता है हमें वो करना है, समाज के खिलाफ नहीं जाना है। समाज ने ये रूल्स बनाए हैं तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से सोसाइटी को फॉलो करना बच्चे की क्या है, 5वीं अवस्था के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर बच्चे विश्वास करते हैं कि समाज में जो वैल्यूज हैं, समाज में जो नियम हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। ठीक है, समाज ने जो नियम बनाए हैं वो हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं और आपको नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो कहने का मतलब इस अवस्था में बच्चा अपना कोई खास वो नहीं करता, वो जो भी सोचता है वो कहता है भाई मेरा इंटरनल माइंड कहता है कि मैं सोसाइटी के हिसाब से चलूं। ठीक है, कोई मुझे कुछ कहे या ना कहे, आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद द सोसाइटी। थैंक यू सो मच निधि। तो आई जस्ट गो विद द सोसाइटी कि मुझे सिर्फ सोसाइटी के साथ जाना है, मुझे सिर्फ सोसाइटी से ही मतलब है, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। ये कोहलबर्ग का बच्चा 5वीं अवस्था में सोचता है। 5वीं अवस्था में एग्जाम के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी लास्ट अवस्था पे, 6th अवस्था पे, छठी अवस्था पे। 6th अवस्था में जो कोहलबर्ग का बच्चा होता है बेटा वो क्या सोचता है, 6th अवस्था में जो कोहलबर्ग का बच्चा होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखना, ये नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नैतिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो यूनिवर्सल मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये मॉरल डेवलपमेंट की बेटा आखिरी अवस्था होती है, लास्ट स्टेज होती है मॉरल डेवलपमेंट की। इसमें बच्चे का मोरल डेवलपमेंट इतना पारंगत हो जाता है कि उसको ये पता चल जाता है ये सही गलत, उसको देखो सही गलत 4थी स्टेज में पता चल गया, सही गलत के हिसाब से समाज में व्यवहार करने लग जाता है 5वीं अवस्था में। लेकिन 5वीं अवस्था में उसमें इतना दम नहीं होता, मान लो कोई बंदा गलत है, आप उसके खिलाफ बोलना चाहते हो, लेकिन 5वीं अवस्था में आप में दम नहीं है कि आप उसके खिलाफ बोलो। छठी अवस्था में वो कहता है भाई दुनिया जाए भाड़ में, और यदि गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। 5वीं अवस्था में तो वो पूरे हीरो बन जाते हैं, छठी अवस्था में, समझ रहे हो। इस अवस्था में बच्चा पूरा हीरो बन जाता है, समाज में कुछ गलत है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और वो उससे लड़ेगा और वो अपने रूल एस्टेब्लिश कर देगा कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट एंड आई मूव विद द राइट वन एंड आई अपोज द रॉन्ग वन। मैं गलत के खिलाफ हूं, मैं आवाज उठाऊंगा और मेरे पीछे पूरी दुनिया जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है लास्ट सिद्धांत के अंदर। इसका क्वेश्चन कैसे आया था अंतिम वाले का, एक बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था कि एक युवा है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है एक युवा है, युवा, तो युवा मतलब एक अडल्ट है। अब युवा है तो कोहलबर्ग की तीसरी स्टेज में ही लेवल पे ही आएगा। एक तो ये ध्यान रखना जब भी वो क्वेश्चन में लिख दे एक युवा है
और कोहलबर्ग का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले ही सोच लेना कि ये तो क्वेश्चन का आंसर लेवल 3rd में ही जाएगा, क्योंकि लेवल 3rd से पहले तो वो चाइल्डहुड में है, युवा तो होता ही नहीं है, तो युवा आ जाए तो इसी एज में इसका आंसर जाएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही याद रखनी है, युवा आते ही तो आंसर को भटका देना 3rd लेवल के अंदर ही। एक युवा है, उसको कॉलेज से निकाल दिया, मतलब भाई भाग जा तू कॉलेज से, लेकिन पूरा कॉलेज कहता है कि उसको क्यों निकाला कॉलेज से, पूरा कॉलेज खिलाफ खड़ा हो जाता है कि कॉलेज से नहीं निकालना चाहिए उस लड़के को, पूरा कॉलेज खड़ा हो गया। तो वो बच्चा कोहलबर्ग की किस नैतिकता के लेवल में स्टैंड करता था, तो सोच के देखो, पूरा कॉलेज उसके खिलाफ खड़ा है, तो इसका मतलब उसने अपने विचारों से क्रांति ला रखी थी, है ना, उसने अपने विचारों से क्रांति ला रखी, तभी तो ये क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये विचारों से क्रांति लाते हैं तभी तो कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैं एक एकेडमी में ऑफलाइन जॉब करती थी, मेरी मदर इन लॉ को हार्ट अटैक हो गया था, सेकंड हार्ट अटैक, फर्स्ट हार्ट अटैक में तो मुझे अपनी केवीएस कुर्बान करना पड़ा था, और सेकंड हार्ट अटैक, तो आई हैव टू लीव द जॉब ऑफ डेट एकेडमी, तो मैंने उस एकेडमी की जॉब छोड़ दी, मैंने कहा मेरी सास को हार्ट अटैक हो गया, मैं नहीं जा सकती। तो भाई मेरे को ऐसे याद आ रहा, तो मैंने क्रांति तो लाई रखी थी, मैं साइकोलॉजी पढ़ाती थी, तो बच्चे मेरा घर ढूंढते ढूंढते मेरे घर आ गए, उन्होंने 10 टीचर बदले, बट बच्चे मेरा घर ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक ही आ गए कि हम तो पढ़ेंगे तो उसी मैडम से साइकोलॉजी पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो कुछ बदलाव आया, क्योंकि मैंने कुछ तो करा ही होगा, और वहां से बदलाव आया मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, मतलब मेरा अपना अचीवर्स अकेडमी पर्सनल। कुछ बच्चे वहां से भाग भाग के मेरे पास आ गए कि पढ़ना तो आपसे ही है मैडम, सास बीमार है, नीचे सास की सेवा कर दो, ऊपर पढ़ा दो। तो मतलब ऐसे में मेरा पढ़ाना शुरू हुआ था, मैंने जर्नी में बता रखा तुम्हें। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की यदि मैं बात करूं, तो कहने का मतलब ये अंतिम चरण है, यहाँ इंसान अपने विचारों से क्रांति लाके खड़ा कर देता है, ठीक है भाई। यहाँ इंसान क्या करता है भाई, अपने विचारों से क्रांति लाकर खड़ा कर देता है, उसके लिए इंटरनल स्टैंडर्ड ही सब कुछ होते हैं, उसका खुद का व्यवहार ही सब कुछ होता है, ठीक है ना, उसका इंटरनल स्टैंडर्ड, उसका खुद का व्यवहार, उसकी जो नैतिकता का हाईएस्ट लेवल होता है, उसका मतलब दिमाग विमाग सब सुपीरियर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, जिसमें 3 लेवल्स थे और 6 हमने क्या पढ़ी, स्टेजेस। अब बात आती है बच्चे का व्यवहार और उसका मोटिवेशन तीसरे लेवल पर कैसा होता है। तीसरे लेवल पे बात करें तो उसका बिहेवियर और उसका मोटिवेशन, दोनों ही चीज इंटरनल होती है। इनमें इन दोनों स्टेजेस में दोनों ही चीज इंटरनल होती है, वो अंदर से ही प्रभावित होता है, और वो व्यवहार से लोगों को बदल रहा है, तो उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर उसका बिहेवियर, उसका मोटिवेशन, सब कुछ कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। उसका व्यवहार, उसका मोटिवेशन, सब कुछ इंटरनल होता है, सब कुछ आंतरिक होता है। क्लियर है भाई? थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई डाउट? तो यहां पर कोहलबर्ग का नैतिक विकास पूरा हो गया, लेकिन कोई कितना ही करे, क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि क्या बकवास कर रहा है, औरतों की तो बात ही नहीं बताई, हाइंस को ही लेके पूरा थ्योरी बना डाली तूने, सारे स्टेज में हाइंस के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, गलत किया ठीक किया, गलत किया ठीक किया, औरतों के खिलाफ है। इसी की खुद की स्टूडेंट ने कहा कि मैं इस थ्योरी की आलोचना करती हूँ, तो कई बार उसका नाम पूछ लेते हैं, तो उसका नाम लिख लो, अजीब सा नाम था, कैनेल ग्रेनेड, ठीक है, कैनेल ग्रेनेड। बस ये ध्यान रखना, कोहलबर्ग की थ्योरी की सबसे ज्यादा आलोचना करने वाली कौन थी, ये इसकी खुद की स्टूडेंट थी, ठीक है, इसकी खुद की स्टूडेंट थी कैनेल ग्रेनेड, जिसने कोहलबर्ग की इसकी आलोचना की थी। उसने कहा था आई डोंट लाइक द थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। उसने तो हाइंस के ऊपर ही पूरी कहानी बना डाली, औरतों की तो कोई बात ही नहीं कही। अब औरत जात का क्या है भाई, मतलब औरतों की बुराई कर दो, मतलब औरतों की बात ना करो तो वो चिढ़ जाती हैं, हमारी बात मतलब वैसे मैं औरत हो गई ऐसे एग्जांपल देती हूँ ना, मुझे अंदर से कुछ कुछ होता है भाई, औरत हो के औरतों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बट सच्चाई है ये। मैंने ऑनलाइन कोचिंग में फील किया, मैक्सिमम मेरे से आज जो पढ़ रही होंगी 85% लड़कियां, मुझे पता है 15% शायद लड़के होंगे। कितने लड़के हैं एक बार हाथ ऊपर करना ऐसे, मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ लड़के हाथ ऊपर करेंगे, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है 20% लड़के होंगे, 80% लड़कियां पढ़ रही होंगी। तो लड़कियां बुरा मान जाती है कि मैम लड़कियां हो गई, लड़कियों क्यों बेइज्जती करते हो, बट ये सच्चाई है। औरतों में कभी कभी मुझे लगता है आधा दिमाग होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कई बार तो भाई जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। ए पानी ले आई तू, तेरे को दिख नहीं रहा उसके सिर पे रखी है, मतलब कुछ भी कहने का मतलब। तो इसी ने उसके पीछे पड़ी कोहलबर्ग के, और उसने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। अब इसके अंदर 3 शब्द और हैं जो अपने एस्टेट के एग्जाम के बहुत फेवरेट है। उन 3 शब्द को बिल्कुल क्या बोलते हैं, आंख नाक कान खोल के सुन लो और लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों वर्ड। 3 वर्ड हैं, कौन कौन से हैं? एक वर्ड है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना। एक वर्ड है नैतिक यथार्थवाद,
यथार्थ, एक है नैतिक यथार्थवाद, मोरल रियलिज्म, एक है नैतिक तर्कणा, तर्कणा को कॉन्फ्लिक्ट, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, नहीं कॉन्फ्लिक्ट तो दुविधा को बोलते हैं बेटा, एक मिनट, एक है नैतिक दुविधा, तो दुविधा को बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, और इसको बोलते हैं नैतिक रीजनिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं नैतिक रीजनिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं नैतिक रीजनिंग, मतलब मोरल रीजनिंग, ठीक है, मोरल रीजनिंग। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये तीन शब्द हैं अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तीनों शब्दों को समझना, हर बार स्टेटमेंट आई है। देखिए सबसे पहले है नैतिक यथार्थवाद, तो ध्यान से देखो, रियलिज्म क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, असलियत, यथार्थ का मतलब क्या होता है, असलियत, मैं असलियत बताती हूँ। इवन जो मेरे कॉल लेने वाला लड़का है अनिल यादव, वो भी पता मुझे क्या कहता है कि मैम जब लड़के फोन करते हैं ना, मतलब ये पूछेंगे हेलो सर अचीवर एकेडमी पे कोर्स है, सर कौन सा कोर्स है, कौन सा खरीदना है, 1 मिनट में कॉल खत्म और मतलब कोर्स परचेज कर लेते हैं। लेकिन वो कहता मैडम जब लड़कियां कॉल करती है ना, कहता वो इतना पकाती हैं, एक क्वेश्चन को 25 बार पूछेंगे, सर उसमें ये मिलेगा, अच्छा सर कॉमन बैच में, अच्छा सर निशा मैडम पढ़ाएगी, अच्छा सर मैंने पूछा था, अच्छा अच्छा सर ऐसे नहीं ऐसे, मतलब वो कहता मैडम मैं समझ नहीं पा रहा कि लड़कियां इतने क्वेश्चन क्यों पूछती है। मैंने कहा तभी तो हम बदनाम है बोलने में, चल तू जवाब दिया अगर, ठीक है तो मतलब वो भी कहता मैडम मैं पक जाता हूँ, इतने इतने क्वेश्चंस पूछती है लड़कियां, और कहता लड़के कॉल करते हैं ना मैडम, सच्ची बता रहा हूँ इतना मजा आता है, सिर्फ पूछेंगे हाँ सर अचीवर एकेडमी से, ओके सर ठीक है सर, और ऐसे करके फोन रख देते हैं, और कहता है एक लड़की तो मतलब 36 बार क्वेश्चन पूछती है। मैंने कहा भाई क्या कर रही है, हमारी खराब आदत है, ठीक है। अब देखो पॉइंट पे आते हैं, अब बहुत हो गया मजाक लड़कियों के ऊपर, कभी नहीं मजाक करना भाई, आफ्टर ऑल आई एम ए गर्ल। अब देखो नैतिक यथार्थवाद, यथार्थ का मतलब क्या होता है, यथार्थ मतलब होता है रियलिज्म, असलियत, असलियत, है ना। तो नैतिक यथार्थवाद का मतलब होता है कि जो नैतिकता के नियम होते हैं वो रियल होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको आए कि जब सही गलत का जो निर्णय होता है तो हम सही के साथ हमेशा जाते हैं, गलत के अपोजिट हो जाते हैं, तो ये जो चीज है वो क्या है, वो नैतिक यथार्थवाद है, ठीक है, वो जो चीज क्या है, नैतिक यथार्थवाद, मतलब जो चीज सही है हम उसी के साथ रहेंगे, जो चीज गलत है हम उसके खिलाफ रहेंगे, तो ये नैतिक यथार्थवाद है, ठीक है। तर्कणा, तर्कणा का मतलब क्या होता है, तर्कणा तर्क वितर्क कर रहे हैं, तर्क वितर्क, इसका मतलब क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसके बीच जब हमारे अंदर एक कंफ्यूजन रहती है, हम तर्क वितर्क करते हैं, भाई ये सही है ये गलत है। क्वेश्चन आएगा जब एक बच्चा सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, ठीक है, जब एक बच्चा सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो सही और गलत के बीच तर्क वितर्क करता रहता है, मतलब ध्यान सुना, इसके अंदर क्या होता है, सही और गलत का निर्णय करने की जो प्रक्रिया होती है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक शब्द आएगा प्रक्रिया, प्रोसेस, भाई क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसके लिए जो मैं एक प्रोसेस कर रही हूं, उसके लिए जो मैं एक प्रक्रिया कर रही हूं, वो होती है मोरल रीजनिंग, ठीक है, इसके लिए जो मैं एक प्रोसेस कर रही हूं, एक प्रक्रिया कर रही हूं, वो सब होती है मोरल रीजनिंग। तो ध्यान रखिए, सही और गलत में निर्णय लेने की प्रक्रिया, सही और गलत में निर्णय लेने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है नैतिक तर्कणा, वो कहलाती है नैतिक तर्कणा, ठीक है, सही और गलत के निर्णय लेने की जो प्रोसेस है नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा क्या होती है, जब आप सही और गलत में उलझे हुए हो, क्वेश्चन आएगा जब एक बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि ये चीज सही है ये चीज गलत है, जब आप सही और गलत का अंतर नहीं कर पा रहे, सही और गलत में कंफ्यूज हो, सही और गलत में उलझे हुए हो, तो वो चीज है आपकी, मतलब सही और गलत का जब अंतर नहीं कर पा रहे, सही और गलत में आप कंफ्यूज हो, तो वो है नैतिक दुविधा। सही और गलत में जो प्रोसेस होती है वो है नैतिक तर्कणा, और सही और गलत के साथ जब हम स्टैंड करते हैं वो है नैतिक यथार्थवाद, ठीक है। तो ये तीनों शब्द भी कोहलबर्ग की थ्योरी से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ भाई, ये है कोहलबर्ग का, अगेन रिपीट कर देती हूं,
सही और गलत में उलझे रहना, नैतिक दुविधा। सही गलत के अंतर करने की प्रक्रिया, नैतिक तर्कना। सही के साथ रहना, गलत के साथ अपोज करना, नैतिक यथार्थवाद। ठीक है, एक स्टेटमेंट आता है, तीनों ऑप्शन होंगे, पूछ लेगा क्या है ये स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। होप सो गाइज यू लाइक द क्लास, एंड इफ यू लाइक द क्लास, अरे यूट्यूब थोड़ी ना, देख क्या गंदी आदत पड़ रही है। इफ यू लाइक द क्लास देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। कोई बात नहीं, ऐप है तो क्या हुआ, इफ यू लाइक द क्लास तो ऐप को 5 स्टार देके रिव्यू दे देना, इतना कर देना ऐप के लिए, कोई बात नहीं, ऐप पे भी चलता है भाई। ठीक है, तो होप सो भाई ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। आज रात 9 बजे अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो कोहलबर्ग के करेंगे, ध्यान से सुनना। आज रात जो यूट्यूब पे 9 बजे वाली सीरीज होगी उसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम कोहलबर्ग के ही करेंगे। आपके हिसाब से चल रही हूं मैं यूट्यूब पे, ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसीलिए लाई हूं ताकि लड़कियां मेरा दिमाग ना खाएं कि क्वेश्चन कहां से पढ़ें। ठीक है, तो यूट्यूब पर रात 9 बजे मैं तुम्हें क्वेश्चन, बुरा मत मानना भाई, सब बहनें हो तुम मेरी, वो तो मैं वैसे ही मजाक में बोल देती हूँ तुम्हें फ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो रात 9 बजे कोहलबर्ग के क्वेश्चन करेंगे, और उसमें गलती से एक क्वेश्चन नया आ गया ना तो ये मत कहना ये तो पढ़ाया ही नहीं। एक क्वेश्चन पैसे पैसे तो तुम्हें सारे आते पाएंगे, गलती से एक पॉइंट नया आ गया तो उसको ऐड कर लेना कृपा करके महारानी अपनी कॉपी में, महाराजा भी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो बार बार पूछ रहे हैं तो मैंने बेटा बता दिया है, आप मेरी बुक ले सकते हो।